सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग। अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। इंतखाबात 2024 और तकरीबन अब नताइज मुकम्मल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तों के और सूबाई असम्बली भी तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें कौमी असम्बली में लीड करती हुई आज़ाद का ग्रुप है वो नज़र आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और दीगर जो वाकई आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून का नाम है दूसरे नंबर पर और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुस्लिम निकाफ और दीगर जमातें जो आज शामिल हैं। अब अगला मरहला हुकूमत साजी का है, जोड़ तोड़ का है, मुलाकातों का है, एक दूसरे के साथ मामलात को आगे बढ़ाने का है। तो किस जानिब ये मामलात बढ़ेंगे वो नज़र आएगा। लेकिन दो सूबों में अब बड़ी क्लियर सी सिचुएशन नज़र आई है। एक सूबा सिंध जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी से भी यानी 2013 फिर 18 और अब के बाद 2024 सबसे ज़्यादा नशिस्तें अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती नज़र आई। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यूनानिमसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नज़र आए हैं। मुस्लिम नून पाकिस्तान पंजाब में इस वक्त लीडिंग जमात के तौर पर नज़र आ रही है और बाकी जमातें भी शायद किस तरह से उनके साथ इत्तेहाद करती हैं वो अब अगले आने वाले वक्त में देखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर एक सियासी जमात बलूचिस्तान में भी इस वक्त लीड कर रही है। बलूचिस्तान असम्बली में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमान अली आफ्ताब साहब, एंकर पर्सन भी हैं, तर्जीहकार हैं, सहाफ़ी। अली आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हम्माद रोहेला साहब ने, कानूनदान हैं। हम्माद रोहेला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। उन्हें हम सियासतदान भी कहेंगे और तज्जियाकार भी कहेंगे। तज्जिया भी उनका बड़ा जानदार होता है और अभी सियासी जमात उन्होंने नई भी लॉन्च की है और जिसने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है, तो उनसे भी इस सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जमात भी इंतखाबात में अब की बार मुख्तलिफ हलकों में शामिल थी और क्या सिचुएशन रही है और ये जो नताइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पर धांधली हो गई है, फ़लाँ पे नहीं हुई है और फ़लाँ हो गया है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बोल के ऊपर बोलना पड़ता है और सच ही बोलना पड़ता है। असल बात यह है कि इंतखाबात के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई देखने में आई जो कि पहले नहीं देखी गई। हम तो चलो नए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पुराने और जिसको कहते हैं मंझे हुए लोग थे और उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने मौजूद है। अवाम के अंदर जो है वो एक बड़ा, मैं अफसोस से कहूँगा कि जो बयानिया कोई भी एंटी स्टेट था वो जो है बड़ा कामयाब हुआ और लोगों के अंदर जो है वो एक शदीद जो उनका एक रद्द अमल था, जो कि हमने वोटिंग के तनासब में भी देखा कि पहले जो 2018 के इलेक्शन थे उसके अंदर 51% जो है वो वोट पड़े और इस बार 65% पड़े। ठीक है कि उसके अंदर 2 करोड़ और 15 लाख जो है वो नए जो रजिस्टर्ड वोट थे वो भी मौजूद थे, लेकिन बहरहाल एक यंग जनरेशन ने अपना एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बता दिया। उसके अंदर बहुत वजूहात जो है उसमें मैं नहीं समझता कि एक खास पार्टी के साथ मोहब्बत का अंसर था, बल्कि दूसरे पार्टियों से मुखासमत का जज्बा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा था। और मैं ये देखता हूँ कि एक तो बहुत अच्छी बात हो गई कि इलेक्शन हुए और साथ ही यह है कि पुरअमन भी हुए, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे बड़ा अहमियत की बात थी वो ये है कि एक ही जगह के ऊपर 4-4, 5-5 कैंप लगे हुए थे मुख्तलिफ पार्टियों के, जो एक वक्त में आपको एक दूसरे के सामने सोशल मीडिया पे जहर उगलते दिखाई देते हैं, वो वहाँ शीरो शक्कर एक ही लाइन में खड़े होके वोट दे रहे थे। ये अच्छी बात थी। बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर सख्त किस्म के सिक्योरिटी मसाइल थे, केपी में थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने देखा कि केपी में जहाँ अभी डीआई खान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्दी के बहुत शदीद किस्म के वाक़यात हुए, वहाँ भी हमने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एक बड़ी तादाद में वोट डाला। दूसरी तरफ जो है वो देखने में यह आया कि जो बलूचिस्तान जहाँ एक खौफ की फिजा कायम थी, उसके अंदर भी लोगों ने वो खौफ के जो जंजीरें थी उनको तोड़ के बाहर निकले और वोट कास्ट किया। लेकिन तीसरी तरफ अगर हम ये देखें तो बड़ा अजीब सी बात आती है जी कि कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं मिला। कारकर्दगी की बुनियाद पे जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनवाई, सड़कें बनवाई, जिन्होंने गैस लाए या कुछ इस किस्म के
तरक्याती मंसूबे किए, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ एक जो इंसानियत के साथ जो कि एक मैं समझूंगा शख्सी परस्ती जो थी, शख्सियत परस्ती, वो हमने ज्यादा देखी। लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ हो गया। इंडिपेंडेंट्स जो है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैकअप बाय पीटीआई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये मामला कहाँ चल रहे हैं। ये जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि एक तरफ आपने खुद फरमाया कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर पंजाब में नून लीग और पीटीआई जो है वो केपी में और बलूचिस्तान में एक मिक्स जो गैदरिंग है वो सामने आ रही है। लेकिन इसका तो मतलब यह है कि अगर नून लीग एक सीट भी सिंध में लेने में नाकाम रही तो ये तो अच्छी बात नहीं है, जबकि उसके बरअक्स जो है पीपल्स पार्टी को 10 सीटें जो है वो पंजाब में मिली हैं, तो फिर तो बड़ा खतरनाक है। तीसरी तरफ जो है मैं ये समझता हूँ कि आप इसको जो है खारिज अमकान नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई नाअहली का मुजाहरा हुआ, और उसकी वजह यह है कि आज तीसरा दिन हो गया है और रिजल्ट नहीं आ रहे और लोगों ने एहतजाज का रास्ता अपना लिया है। ये अच्छी बात नहीं है। जो रिजल्ट्स आए भी हैं उन पर भी लोगों के बड़े एतराज़ात हैं और 45 मिनट बाकी रह गए तीसरे दिन की पोलिंग के वक्त ख़त्म होने के बाद भी रिजल्ट ना आए। तो इस पे अब्दुल्ला साहब इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। इस वक्त हमाद साहब से हम बात करेंगे। हमाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स को अब चैलेंज करने का सिलसिला धड़ाधड़ हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हो गया, पंजाब के भी मुख्तलिफ हल्कों में हो गया। ये जो चैलेंज किया जाता है इसका थोड़ा प्रोसेस बताइएगा कि अदालत ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑर्डर कर सकती है और क्या वो रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर सकती है। ये धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे चल रहा है, फलां की कामयाबी का नोटिफिकेशन, फलां की कामयाबी का नोटिफिकेशन। अदालत का क्या काम होता है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बात इससे पहले पीछे शुरू करूंगा कि असल में ये इलेक्शन पोलिंग डे पे कौन कौन से फॉर्म्स ज़रूरी हैं और उनकी क्या कानूनी अहमियत है। पहले हम उस चीज़ को अगर समझ लें तो हमें समझ आ जाएगा कि हम अदालत के पास किस लिए जा रहे हैं और उससे क्या दरख्वास्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो फॉर्म 45 है। मेरे ख्याल से अब तो अवाम बहुत ज़्यादा एजुकेट भी हो चुकी होगी इस पे। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका रिजल्ट जो है कंपाइल करता है और उसके ऊपर उसकी एक कॉपी उस देता है कैंडिडेट को या उसके किसी एजेंट को और दूसरी कॉपी लेके आरओ के पास जाता है। इस तरीके से अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200, 400, 300 जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स बने हैं तो उतने ही फॉर्म 45 उस कैंडिडेट के पास आ जाएंगे जहां वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। ये उसका एक इनफॉर्मल तरीका है अपना रिजल्ट जानने का और ये सिचुएशन समझने का कि वो क्या लीड में है या पीछे है। सही। फॉर्म 45 एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है और उसको देखते हुए ही आरओ फॉर्म 47 में रिजल्ट कंपाइल करता है और उन्हीं को ऐड करता है। और अगर उसमें कोई चीज चेंज करनी होती है तो वो डायरेक्शन भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी जाती है कि तुम ये करेक्शन ठीक करो। अब मसला यहां पर यह आ रहा है कि जब ये फॉर्म्स बनाए जाते हैं, जब ये वोट काउंटिंग की जाती है तो इस दौरान कैंडिडेट्स का या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का होना इंतहाई जरूरी है। जो मामला इस वक्त अदालतों के सामने आ रहा है वो ये है कि जब फॉर्म 47 आरओज बना रहे थे, कहा यह जा रहा है कि उस दौरान जो आरओज थे या प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जब फॉर्म 45 बनाया गया उस वक्त भी उनके सामने नहीं बनाया गया, उनकी मौजूदगी में नहीं बनाया गया, जो कि इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के तहत एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। सही। लिहाजा इस कानूनी रिक्वायरमेंट को क्योंकि पूरा नहीं किया गया तो अदलिया के पास अब रजू किया गया है, रिट पिटिशंस फाइल की जा रही हैं और कहा गया है कि अभी हम रिकाउंटिंग के लिए नहीं आए, अभी हम सिर्फ ये कहने आए हैं और ये प्रेयर लेकर आए हैं कि इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये जो रिकाउंटिंग का अमल है, ये जो कंपाइल करने का अमल है, जो फॉर्म 45 से डेटा ट्रांसफर करना है इन अ वे फ्रॉम फॉर्म 47, वो हमारे सामने किया जाए। सही। सिर्फ एक जगह जो मेरे इल्म में आया है, मुल्तान में बैरिस्टर तैमूर साहब और यूसुफ जक गिलानी साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इशू आया है कि बैरिस्टर तैमूर ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे दी है आरओ को। अब वो भी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन वहां ये बताया जा रहा है कि मार्जिन क्योंकि जो डिफरेंस है 350 वोट का है और वहां जो रिजेक्टेड वोट हैं वो तकरीबन कोई बहुत ज्यादा है, वो 12,000 के करीब रिजेक्टेड वोट हैं। तो वहां एक ये इशू बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उस हल्के में ये पेश आया है। लेकिन ये मैं ताब साहब, आप वोट भी डाल के आए हैं और लाहौर में घूम रहे थे, ये जो लाहौर में सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, ये क्या वाकई ऐसी कोई हवा थी या फिर उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन ऐसी होगी?
जी अली आफ्ताब साहब। अली अच्छा, अली की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है। मैं अली आफ्ताब आपसे ये जानना चाह रहा था, लाहौर में आप जो है वो खुद भी वोट डाल के आए हैं, लाहौर में आप पोलिंग के दिन भी घूमते रहे होंगे, देखा है ये जो हवा चली कि लाहौर 2013 में भी, फिर 2018 में भी, इवन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा वोट मिला पूरे पाकिस्तान से, तब भी वो वहाँ बड़ा मजबूत रहे। लेकिन अब की बार जो सिचुएशन हुई है, क्या वजह इसकी रही कि वोटर नून लीग का कम निकला? मुख्तलिफ हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम नून हारी, ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है, शेख रोहेल असगर का है, बाकी मुकाबले भी बहुत टफ हुए हैं, वजह क्या? देखिए 128 जो है ख़ास तौर पे उसका जिक्र आप हमेशा सुनेंगे तमाम लाहौरियों से कि वो बहुत बड़ा अपसेट है, और वो अपसेट उसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब वो एक ऐसा हल्का है जहाँ से शफकत महमूद साहब भी जीत जाते थे, और वो बेसिकली पीटीआई का गढ़ है, तो वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल तो हुई हैं। लेकिन बहरहाल वही चीज़ के नून भी स्ट्रांग है। ये जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया है इसमें वही वाली बात के जो नंबर्स हैं सबके, किसी का भी ऐसा नंबर नहीं है कि वो हुकूमत फॉर्म कर सके सेंटर में खुद से। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ कल की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसमें मुझे लगी कमी, और वो कमी ये थी कि वो पहले मौका देते। जाहिर है बननी तो इवेंचुअली मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनानी थी। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो वो तो जब किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है तो फिर उन्होंने किसके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है? लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब उसमें ये कह देते कि जी पहले मौका उनको मैं देता हूँ, उनकी सीटें ज्यादा हैं, एक दफा कोशिश करके देख लें, अगर उनसे हुकूमत बनती है तो ठीक है, वरना हम बना लेंगे, तो इवेंचुअली बनानी तो इन्होंने ही थी। तो ये एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकती थी। बाकी जहां तक मैं पिछले पैनलिस्ट की बात भी पूरी सुन नहीं सका, लेकिन जहां तक शकूक व शुबहात का ताल्लुक है, अभी फाफिन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 28% प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। तो ये सब ये इन चीज़ों की वजह से उंगलियां तो उठेंगी। सो इलेक्शंस करवाने के बहुत सारे मकासद होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो पूरे हो गए, लेकिन जो स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि मतलब वो भी उसका वन ऑफ द मकसद ये भी है, वो अब देखना पड़ेगा कि वो कितनी आती है। वो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शंस से पहले कि काफ़ी डस्ट सेटल हो जाएगी, वो हो पाएगी या नहीं। सही, तो ये डस्ट जो आप कह रहे हैं सेटल होना है। अब्दुल्ला गुल साहब, अब हुकूमत की फॉर्मेशन है, एक आज़ाद ग्रुप बहुत बड़ा धड़ा है, जैसे मैंने पहले इब्तदाई में कहा कि वो पीटीआई की उनको बैकिंग है, और दूसरे वो भी आज़ाद हैं जो वाकई आज़ाद हैसियत में इलेक्शन हमेशा से लड़ते हैं, एक वो भी हैं। अब जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होना, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? खासा मुश्किल सा काम नहीं हो गया कि 2, 3, 4 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं? और जो मियाँ साहब कह रहे थे कि मखलूत हुकूमत जो है वो खुदा का वास्ता ऐसी बात ना करें, वो अब तो हो रहा है। तो अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर जो चैलेंजेस इस रियासत को दरपेश हैं, ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज है, फिर उसके बाद दहशतगर्दी का मामला है, वो मज़ीद नहीं बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, देखें इस सवाल के साथ ही मैं अपने जो पिछली बात थी उसका जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। ये गेम ऑफ परसेप्शन है, ये तासुर के ऊपर कायम है। जिस तरीके से इस टाइम पे पीटीआई तासुर दे रही है कि वो वफाक समेत बाकी 2 सूबों के अंदर भी जो है पंजाब और केपी में हुकूमत बनाएगी, ये तासुर है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने काम किए, वर्क किया, चाहे किसी ने सड़कें लाया, कोई गैस लाया, कोई बिजली लाया, कोई जिस तरह से भी उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, तो वो एक साइड के ऊपर रह गई, और खोखले नारों के अंदर और इंसान को पूजा करने के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में लोगों ने ज्यादा इसको, बहरहाल ये क्योंकि जमहूरी अमल है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे परसेप्शन की गेम के अंदर ये है कि क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी? इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा फिर तासुर कायम हो रहा है कि मामलात जो हैं वो हमारे साथ ज्यादती हुई मुख्तलिफ। अभी मैं एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, PhD डॉक्टर हैं बरतानिया से, उन्होंने मुझे जो है वो भेजे रिजल्ट्स कुछ ऐसे जो कि मतलब होश बात है कि जी ये असल में तो ये रिजल्ट हैं।
इसलिए अब एक तासुर कायम होना शुरू हो जाएगा। वो उस रिजल्ट के अंदर मतलब जितने अभी आजाद उम्मीदवार हैं उससे 2 गुना जो है उन्होंने बता दिए। तो फिर इसका मतलब तो यह है कि ये तासुर के ऊपर अगर चला तो फिर तो मामला जो है कशीदगी की तरफ चलेंगे। बलूचिस्तान में इस टाइम पे आप देख लें कि इस टाइम पे सिंध से, पंजाब से, केपी से आने वाली तमाम सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। खुद फाफिन की रिपोर्ट जिस तरह अली साहब ने कहा उसके मुताबिक जो है वो 28% जो है एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 28% से लोग जीत जाया करते हैं, लोग हार जाया करते हैं। तीसरी तरफ जो है सिंध की अगर आप कारकर्दगी देखें, मैं तो हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कराची में पीपल पार्टी को जीतने दिया। मतलब जिन्होंने कराची का वो हाल किया कि जो एक बारिश की मार है, अभी जो ताजा बारिश हुई तो उसके ऊपर लोगों ने ये कहा कि जी वोट कश्तियों पे देने जाएं। तो मकसद ये है कि किसने वोट दिया फिर। इसलिए अब एक चीज इसका मतलब है कि वैसे अब्दुल्ला साहब कराची में सूरत हाल मुख्तलिफ रही है, यहाँ पे कोई आजाद उम्मीदवार जीता ही नहीं है। यहाँ पर या एमक्यूएम जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, फिर यहाँ तो किसी को नहीं मिला। यही तो बात है। तो देखिए इसका मतलब है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे, इसका मतलब है कि जो 15 साल से पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत कायम थी। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर परसेप्शन काम क्यों नहीं आई? आप नहीं, यहाँ पंजाब में वही परसेप्शन, कराची में तो फिर भी लोगों की एक्सेस सोशल मीडिया तक ज्यादा है, लोग यहाँ निस्बतन बहुत से छोटे इलाकों के निस्बत यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, उसके बावजूद क्या वजह? देखिए 15 साल मुतवातर हुकूमत करने में जो आपने एक सिपाही लगाया था वो आज जो है सब इंस्पेक्टर या SHO बन चुका है। मकसद ये है कि वो असरअंदाज होते हैं जिस तरीके से, और पूरे सिंध को पता है इस बात का। ये मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, वीडियोस मौजूद है, हर चीज मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो आपने बात की हुकूमत साजी के अंदर बड़े मराहिल हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई एक हुकूमत ज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेगी, बल्कि 2 बड़ी जमातें भी मिलके हुकूमत नहीं बना सकेंगी, उनको 7 लोगों को शामिल करना पड़ेगा। इसलिए आजाद उम्मीदवारों की तरफ भागने के बजाय वो एक तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जो है अगर आप देख लें कि अगर जिस तरीके से आजाद उम्मीदवारों की बात हो रही है वो सारे के सारे एक पार्टी को बिलोंग नहीं करते। उनके अंदर मुतअद्दद वो लोग भी मौजूद हैं जो कि 30 के करीब जिनकी तादाद मेरे ख्याल में है, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो लोग जो हैं वो तो पहले ही अपना डिसीजन ले चुके हुए हैं, कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल है कि जो हुकूमत के अंदर अगर मुस्लिम लीग जो है वो आती है एक बड़ी पार्टी के ऊपर, तो फिर क्या उनसे इंटीरियर मिनिस्ट्री मांगी जाएगी, प्राइम मिनिस्ट्री मांगी जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी जाएगी, या ये सारी मांग के साथ ही इनके साथ जो है फॉरेन मिनिस्ट्री भी मांगी जाएगी, सदारत भी मांगी जाएगी, और इसी तरीके से सेनेट की चेयरमैनशिप भी मांगी जाएगी, और दूसरी तरफ बलोचिस्तान को भी मांगा जाएगा। इसलिए क्योंकि बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल पार्टी है जो 11 सीटों के साथ अभी तक शबकत में है, और 9 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की हैं। तो देखना यह है कि इस सारे अमल के अंदर जो है वो क्या स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और बैसाखियों की हुकूमत होगी तो हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमीद गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर अब्बास रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस बार दोबारा से रिवाइव किया, उनके बहुत ज़्यादा सीट्स हैदराबाद भी, कराची भी वहाँ से हुई हैं। अब जो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में आपका पलड़ा मुस्लिम नून की जानिब जा रहा है सर, जो आप इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे? बातचीत तो उन्हीं के साथ चल रही थी, और मगर अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त है, और जो नुकात जेर बहस आएंगे या जेर नजर आएंगे उसमें सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस का जो क्लियर होना है वो बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट ही रहेंगे या डिपेंडेंट भी बनेंगे उनमें से कुछ, और अगर डिपेंडेंट बनते हैं तो उसके बाद खदो खाल क्या होंगे और किस तरीके से हुकूमत साजी का अमल आगे चलता है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। मगर बहरहाल जाहिर है कि गुफ्तगू तो PMLN से चल ही रही थी, तो अब वो क्या किस तरह फाइनल शेप अप होगी ये अभी देखना पड़ेगा। तो सर सियासी जमातें और आज़ाद ग्रुप जो कराची में जमात इस्लामी सर फहरिस्त वो आपके खिलाफ एहतजाज करें कि आपका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया, चोरी करके दे दिया गया है MQM को, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? देखिए बात यह है कि उनको ऐसा लगता होगा, हमें अवाम ने जितना भरपूर मैंडेट दिया है वो हमने अपनी गुज़िश्ता छीनी हुई सीटों को वापस लिया है। तो जमात इस्लामी का जो साइज है पूरे पाकिस्तान में और कराची में वो सभी को पता है,
तो उनका तो जाहिर है कि अब खिसियानी बिल्ली है, बेचारी खंबा नोच रही है, तो नोचने दीजिए। सही। हैदराबाद रिजवी साहब, कराची का मैंडेट है जो आपके पास है, लेकिन कराची पे सबसे ज़्यादा लोगों का गिला है कि यहाँ अभी हालिया बारिश की अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे थे, जिस तरह बारिश ही लोग कह रहे थे कि कश्तियों पे जाएंगे। MQM कराची के हवाले से क्या जो प्लान आप लोगों ने जब हुकूमत में नहीं थे सोचा है कि वो करना है, क्योंकि कराची ने अगर मैंडेट दिया है तो अब कराची वालों का इंतज़ार होगा कि अब कुछ किया जाए, तो क्या प्लान किया जा रहा है कराची वालों के लिए? देखिए, आपको याद होगा कि हमने 2 महीने पहले ही 3 आईनी तरामीम पेश की थी तमाम सियासी जमातों के आगे, और हम ये चाहते हैं कि जो मैंडेट के साथ इख्तियार मिले कुछ अपने लोगों को सर्व करने का। इस वक्त मेयर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जी हाँ, मगर इख्तियार उसके पास भी नहीं है। हुकूमत सिंध ने अपने मेयर को इख्तियार नहीं दिया हुआ ना, ये सूरत हाल है। तो मेयर तो अभी 6 महीने पहले बने हैं, मगर उससे 2 साल पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, तो 2.5 बरस हो गया और सूरत हाल वहीं की वहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बल्दियाती खिदमात के लिए, चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अमन व अमान की सूरत हाल हो, उसमें अब तुमदही के साथ लग कर जुट कर मेहनत करें और इन मसाइल को हल करने की हद्दुल वसा कोशिश करें। अच्छा हैदराबाद साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, वो है माशी तौर पर मामलात, और हुकूमत का सब सियासी जमातों का मिलकर, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो इस चीज़ पर कंसेंसस होना। लेकिन अब मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी हो रहे हैं, इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है। ये चीज़ें इस वक्त रियासत के लिए, मुल्क के लिए, वो क्या जो है अगला आने वाला रास्ता वो मुतय्यन कर रही हैं? देखिए भाई, एहतजाज तो जमहूरियत में तमाम सियासी जमातों का हक है, बिल्कुल, और एहतजाज से या किसी भी मुजाहिरे से ना मईशत कमजोर होती है ना मुल्क कमजोर होता है। जब तक कोई मुजाहिरा, कोई एहतजाज कानून के दायरे में है और उससे अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं हो रही, जब तक तो ये बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिवायत है, हर सियासी जमात ने माजी में किया है, आइंदा भी सियासी जमातें ये करती रहेंगी। अपने इख्तिलाफ को जाहिर करने का ये रास्ता है और ये जमहूरी और सियासी और इखलाकी हक है किसी भी जमात का, वो तो नहीं छीना जा सकता। सही। हाँ, ये एहतियात जरूर की जा सकती है कि उससे अमन व अमान का कोई खतरा पैदा ना हो। अगर खुदा न करे सूरत हाल इस तरफ जाती है, तो जाहिर है कि वो जमात जो कि अपना मुजाहिरा, ये एहतजाज करते हुए इस अमन व अमान की सूरत हाल के दामन को हाथ से छोड़ती है, तो फिर जाहिर है कि फिर वो जिम्मेदार होगी इस बात की कि वो मुल्क के अमन अमान को नुकसान पहुंचा रही है, और फिर जाहिर है कि फिर उससे पाकिस्तान की मईशत को और माशी इस्तेहकाम को जाहिर है कि फिर वो खतरात से दो चार करें। और मेरे ख्याल से अब सियासी जमातें इतनी मचोर हैं कि वो इन चीज़ों को समझती हैं। अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर ये अफसोसनाक बात होगी। बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त अहमद चनाई साहब ने भी ज्वाइन किया है, तजज़ेकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनाई साहब। और हम गुज़श्ता रोज़ भी उनसे ये बात कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट्स के मामलात और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के, उनसे भी बात करते, लेकिन उनको वेलकम करते हैं। हम्माद वेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद साहब, इस वक्त एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जी आज़ाद हुकूमत कैसे बना सकते हैं? वफाक में तो उनके पास एक नंबर नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास बहुत बड़ा एक नंबर है कि वो यूनानिमसली हुकूमत बनाएं। लेकिन क्या आज़ाद बग़ैर किसी निशान के हुकूमत बना सकते हैं? नहीं बना सकते तो क्या वजह? अगर बना सकते हैं तो उसके लिए क्या मतलब वो उनको करना होगा? क्या आइन क्या कहता है इस बारे में? जी सर, मैं आपको इसके लिए भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ। बेसिकली इलेक्शन एक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफ़ाइन किया गया है और उसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा ग्रोह जो
सियासी मकासद के लिए इकट्ठा होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, उसकी फ़ी क्या होनी चाहिए, और जब वो ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसको एक एडेड एडवांटेज मिलता है जो कि उसका एक यूनिफाइड इलेक्शन सिंबल होता है। अब सूरत हाल ये है कि एक इलेक्शन सिंबल पीटीआई से ले लिया गया है और उसके बाद तासुर ये दिया जा रहा है कि वो अब एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं रही। अगर आप इलेक्शन एक्ट की को गौर से देखें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं उठाया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसको डिस्कस किया गया है। लेकिन जो गौरतलब सूरत हाल है वो इलेक्शन रूल्स में है। वहां पर इलेक्शन जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू पार्टीज जो ऐसी पार्टीज जो यूनिफाइड इलेक्शन सिंबल पे कंटेस्ट करें, उनको पॉलिटिकल पार्टी कहा गया है। ये डेफिनेशन मुतसादम है एक्ट की डेफिनेशन से। पार्टी को चाहिए था कि ये इस रूल को चैलेंज करे, और अगर उन्होंने किया है इस बुनियाद पे तो अभी तक उसका फैसला हमारे सामने नहीं आया, तो उस पर राय नहीं दी जा सकती। एक और एंगल जो इस वक्त शायद गौर नहीं किया जा रहा उस पर, वो ये है, और कहा जाता है बल्कि कि नॉमिनेशन पेपर्स के दौरान हर कैंडिडेट ने एक सर्टिफिकेट जमा कराया है कि वो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान PMLN या PTI के साथ एफिलिएटेड है, और पार्टी ने भी उस सर्टिफिकेट को इंडोर्स किया है कि ये हमारा ही नुमाइंदा है। अब PTI के लिए प्रॉब्लम यहां आती है कि क्योंकि उनके इलेक्शंस नहीं हुए तो पार्टी की तरफ से वो इंडोर्समेंट किसने की है? क्या गौहर साहब ने की है? क्या वो इस वक्त पार्टी हेड हैं? या इमरान खान साहब ने की है, वो पार्टी हेड हैं? क्योंकि जो लाहौर में कुछ इन्होंने पिटिशंस दायर की हैं उसके अंदर खान साहब ने अपने आप को एज ए चेयरमैन भी रिप्रेजेंट किया है। उसकी डेट शायद कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी तक ये चीज़ कंटेस्टेड है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पार्टी हेड कौन है, लिहाजा ये इंडोर्समेंट कौन देगा। इस नुक्ते के ऊपर रिजर्व सीट्स पार्टी से ली भी जा सकती हैं और उनको हुकूमत बनाने में भी मुश्किलात आ सकती हैं। अब अगर किसी एक सवाल चलें ज़िम्ना ने, मैं फिर उसके बाद अहमद चनाकी साहब की जानिब जाऊंगा कि अगर वो किसी जमात में शामिल हो जाते तो फिर उनकी अपनी जमात और सिंबल और चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अगर क्योंकि एक जमात जो है जिनका बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्लोज़ है वो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, उनकी भी एक नशिस्त कुरम से वो जीत गए हैं, तो क्या ऐसा होने से वो जमात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उस इलेक्शन एक्ट के तहत भी? जी, अगर ये अब एक सियासी सवाल है, इसको समझने के लिए हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी ऐसे बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो, जैसे पहले अली आफ्ताब साहब ने भी शायद क्लियर किया कि वो किसी और पार्टीज की तरफ जाना चाहते हैं, या वो नून के ही या किसी और पार्टी के साथ एफिलिएशन राब्तों में है सर, तो पहले तो उस नंबर को निकाल लीजिए। जी, राब्ते में भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको नून ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने, जैसे कि बैरिस्टर अकील साहब पिंडी से लड़े हैं और उन्होंने फौरन ही वीडियो पे बयान जारी कर दिया कि ये मैं तोहफतन नवाज शरीफ साहब को दूंगा। तो उन लोगों को भी पहले बाहर निकालिए। पीछे जो लोग बच जाते हैं, अब उसमें यह भी देखना होगा कि कितने 9 मई के वाकये में मुलव्विस हैं, या उनके ऊपर कितनों के ऊपर ये एलिगेशन है कि वो उस वाकये में मुलव्विस हैं। तो अभी वो भी देखना बाकी है, उसका फैसला आना भी बाकी है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा कबल वक्त होगा इस बारे में कोई भी राय देना कि ये क्या किस तरफ जाएंगे और क्या कर सकते हैं, क्या हुकूमत बना सकते हैं या नहीं बना सकते। यानी मामला बड़ा पेचीदा है। अहमद चनाई साहब, अभी तो फिर हनूस दिल्ली दूरस्थ है, बहुत दूर हैं अभी चीज़ें कि आज़ाद का ग्रुप जो 100 का है, बहरहाल उसमें 100 में भी तकरीबन हमारी को कैलकुलेशन रात को बैठ को देख रहे थे, कुछ 24 से 26 वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस टिकट से। तो वो नंबर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नून लीग से भी वो कम हो रहा है। तो नेशनल गवर्नमेंट बनाना और फिर उससे सबसे बढ़ के KP गवर्नमेंट बनाना वो एक और मुश्किल हो जाएगा कानूनी तौर पर। वैसे तो मॉरली जीत गए चलें KPK में, लेकिन कानूनी तौर पर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अहमद चनाई साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कानूनी तौर पे बहुत सारी पेचीदगियाँ और मुश्किलात हो जाएंगी, अभी जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बात की मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की, तो मेरा सवाल फिर यही बनता है कि उसकी एक सीट है और सारे लोग अगर उसको ज्वाइन भी कर जाते हैं, 75-76 जो आपकी कैलकुलेशन में है, 100 में से 24-25 निकाल कर, तो अगर वो वहाँ जाते हैं तो क्या जो रिज़र्व सीट्स उनमें जो पहले से नॉमिनेशन फाइल होती है वो नॉमिनेशन वही वैलिड होंगी, उन्हीं नॉमिनेशन पे जो है वो रिज़र्व सीट्स मिलेंगी?
तो उन नॉमिनेशन में अगर रिजर्व सीट्स मिलती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितनी रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। सर वो अगर जीत जाएं जमाते तो फिर नई नॉमिनेशन भी दे सकते हैं कानून वो कानूनी तौर पे नई नॉमिनेशन, ये तो इलेक्शन से पहले आपने नॉमिनेशन देनी होती है, इलेक्शन के बाद नॉमिनेशन नहीं दे सकते जहाँ तक मुझे पता है। सही, इसका लीगल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे फाजिल दोस्त बताएंगे, लेकिन जाहिर है एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें 25 वोट आपने पहले बता दिए कि 75 रह जाते हैं, 75 में से कितने लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं या कितने लोग ये पीटीआई की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपने तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या दूसरी जमातों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये मैं समझता हूँ अगले 48 घंटों में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ उसमें शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक्टिव हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि पीर की दोपहर जब हम यहाँ बात कर रहे होंगे मंडे को तो चीज़ें खासी क्लियर हो चुकी होंगी, कल की छुट्टी के बाद चीज़ें बदल चुकी होंगी। जाहिर है ये 48 घंटे बहुत अहम है। इस 48 घंटे में ये भी डायरेक्शन मिल जाएगी कि कौन सी कोalition गवर्नमेंट बननी जा रही है, कौन कौन लोग साथ होंगे। फिर मैंने कल भी आपको ये कहा था कि ये डिपेंड करता है सूबों पे भी कि सूबों में किसकी हुकूमत जाती है। मेरा ख्याल है पंजाब और सिंध तो बड़ा क्लियर है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है पंजाब जो है नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी। KPK में आज़ाद उम्मीदवारों का मसला है, वो किस तरफ जाते हैं, कैसे हुकूमत बनेगी, वो एक सवालिया निशान है। बलूचिस्तान में जो है वो हम देख रहे हैं कि तकरीबन अब तक जो आदाद शुमार आए हैं उसमें 11 सीटें वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी को मिली हैं और 9 सीटें जो है वो PMLN को और JUI को मिली हैं। फिर 2-3 मेरे ख्याल है जमात इस्लामी को और 10 आज़ाद हो गए और 10 के करीब आज़ाद भी हैं और फिर जमात इस्लामी को भी एक आध सीट है, बाप की भी मेरे ख्याल है 4 सीटें हैं। तो ये सब मिला के 51 सीटें हैं। वहाँ किसको गवर्नमेंट दी जाती है, आया पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट बनाती है या JUI गवर्नमेंट बनाती है। और पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है तमाम पार्टीज़ जो हैं वो मैक्सिमम एडवांटेज लेने की बात करेंगी फेडरल में अगर वो PMLN के साथ होती हैं तो फिर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ मरला होगा कि सूबों में जो हुकूमत होगी उसी पर डिपेंड करेगा कि वफाक में हुकूमत क्या बनेगी। और वफाक में हुकूमत बनेगी तो प्लस पीपल्स पार्टी बनेगी या पीपल्स पार्टी के बगैर बनेगी, ये भी देखने वाली बात है। कल हमने मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो किसी के पास भी कोई वाज़े जवाब नहीं था और हर आदमी जो है वो यही कह रहा था कि अगले 48 घंटे 72 घंटों में जो है वो पोजीशन जो है वो वाज़े हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि PMLN ने अभी तक वाज़े तौर पे अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, क्योंकि इसहाक डार बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि जी हमारा कैंडिडेट वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। अगले 48 घंटों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाएंगी। सही। और पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, एक वो मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मियां नवाज शरीफ, वो ऐसा लग रहा है कि लाज़िम व मलज़ूम सी चीज़ हो गई है, उनके बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकते। अगर पीपल्स पार्टी चाहे कि उनका वज़ीर आज़म आए तो फिर भी मुस्लिम नून, तो अल्टीमेट तो दोनों जमातों के दरमियान ही बॉल चलेगी, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि ऐसे ही है। जाहिर है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों एक बड़ी मेजॉरिटी के अंदर पार्टी आई हैं और अपना उन्होंने मसल जो है वो दिखाया है। लेकिन इस सबसे बात जो अभी जिस तरह से राजा साहब भी बात कर रहे थे, चुनावी साहब भी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये तो कानूनी जो भी तरीक़ेकार हैं, दावपेच हैं, इसके हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब मानेंगे नहीं लोग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो हम कोई इसके अंदर इफ़ एंड बट डाल के कोई मुजरिम से महरम और महरम से मुजरिम बना देंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। बिकॉज जब भी एक इलेक्शन की फिजा होती है और फिजा के बाद एक जीत का खुमार होता है, जीत के खुमार के दौरान के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो उंगलियां झुलसा देंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो PTI के झंडे जो बिल्कुल बाहर नहीं नजर आ रहे थे, आज सड़कों पे गाड़ियों में खुलेआम लगा के फिर रहे हैं। तो जो एक आपको पता है पुलिस का भी एक एक्ट करने का तरीका होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्ट करने का तरीका होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस तरीके से 12 मुकदमात के अंदर आज जो है उनकी जमानत भी मंजूर हुई है, अदलिया ने भी एक मूड ऑफ द नेशन जो है उसको ऑब्जर्व किया,
तो फिर आप देखें ना कि जो आप इफ एंड बट की बात कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं होगा। ये मेरी अपनी राय है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस टाइम पे आपको आवाम के जो एक विल ऑफ द नेशन है उसके अगेंस्ट चलने से नुकसानात ज्यादा होंगे। बहरहाल, लेकिन जो आपने बताया कि जो अब ये सियासत है, आपको पता है कि जोड़ तोड़ के अंदर जरदारी साहब जो है वो अपना मलका रखते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अब देखते हैं कि इनकी जो नर्व्स हैं वो स्टील की बनी हुई हैं या उससे कम कोई मटेरियल की बनी हुई हैं, ये किस हद तक जो है वो उनको ले और दे की बुनियाद पे होंगे। लेकिन एक और भी इसका पहलू है जो बड़ा खतरनाक पहलू है, और वो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नहीं मानती और उधर पीपल्स पार्टी जो है अपनी मामलात को उसके अंदर रिजिडनेस दिखाती है, तो नतीजा ये निकलेगा या इनका आज़ाद के साथ कोई मामला नहीं बन पाता, तो उसके नतीजे के अंदर जो है हुकूमत ये भी हो सकता है कि आईने पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान ये बता दें कि जी आप में से कोई भी हुकूमत बनाने में नाकाम रहा, इस वजह से इलेक्शन को रिकॉल भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है। ये खतरनाक सूरत हाल होगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हम चारों सूबों में फर्क लोग देख रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि अभी जो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब का नाम बाकायदा चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कहा गया, तो फिर इसका तो मतलब यह है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरह से अभी राजन साहब ने फरमाया कि वो लोग जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस थे, तो उनके ऊपर भी मामलात जाहिर है वो इतनी आसानी से तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अदलिया भी जो है वो देखेगी ना कि मामलात किस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे तो फिर जाहिर है एक विंडेटा तो मौजूद होगा, और फिर मौलाना फजल रहमान के लिए तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो रियासत के लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये नताइज खतरनाक होंगे एक ऐसे सूबे के अंदर जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पहले ही दिगरगू है, और इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इस पे एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट बात की थी उस वक्त अली आफ्ताब ने, मैं चाहूँगा अली आफ्ताब ने बात ये की थी कि जो अडयाला में बैठे हुए हैं वो बड़े रिजिड हैं, मतलब किसी से बात नहीं कर रहे होते। तो अली आफ्ताब, क्या ऐसी सिचुएशन में जब इतने मामलात आगे जा चुके हैं, रिजल्ट आ गए हैं, उनकी जमात खासे नंबर्स वफाक और एक सूबे में बल्कि 2 सूबों में उन्होंने हासिल भी कर लिए, तो क्या अब रवैयों में तब्दीली और सियासत के चलन भी बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ? तो वहाँ नहीं देखे जाएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अब बहरहाल बैठ के मामलात को आगे चलाना है? आज तो सुना ये भी कोई मुलाकातें भी उनकी हुई हैं वहाँ पे अपनी पार्टी के लोगों के साथ। जी बिल्कुल, उनकी मुलाकातें हुई हैं। अगर तो उनके रवैये में कोई तब्दीली आई होती तो हम अभी तक कोई स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती सुन लेते। अभी तक हम तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची, इसलिए हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि रवैये में तब्दीली नहीं आई। अच्छा, ये जो उन्होंने सीटें ली हैं वो चाहे 100 हैं चाहे वो 70 हैं, ये अभी तो शायद उनके काम ना आए, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में उनके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसकी वजह ये है कि अब जो हुकूमत बनेगी, जब काफ़ी सारी पार्टीज़ मिल के हुकूमत बनाएंगी, इस वक्त जो सेंटर में हुकूमत है वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब इस वक्त हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में सभी को मालूम है कि गैस की प्राइसेस ने ऊपर जाना है, और उसमें किसी एक पार्टी का कमाल या कसूर नहीं है। ये हम बस जिस जगह पर अब मईशत पे आ गए हैं, ये यहाँ पर सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। अब हमने अपनी ब्लू चिप कंपनीज को भी प्राइवेटाइज करना है, मतलब सिर्फ जो खसारे में जा रही हैं उनको नहीं, हमने ब्लू चिप को भी करना है। ये भी अब हमारी मजबूरी है। हमने अभी डॉलर को पिछले कुछ अरसे से बहुत रोक के रखा हुआ है इंपोर्ट बैन्स वगैरह की वजह से, लेकिन अगर हमने अपनी मईशत का पहिया चलाना है तो हमें अपने इंपोर्ट बैन्स को खोलना पड़ेगा। उसकी वजह से दोबारा डॉलर ऊपर जाएगा। सो ये वो सारे मलबे हैं जो कि अगेन इसमें किसी का कसूर या कमाल की बात नहीं है। ये वो सारे मलबे हैं जो कि जो भी सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर गिरने हैं। तो 1 साल बाद 2 साल बाद ख़ास तौर पे जो भी हुकूमतें होंगी वो काफ़ी अनपॉपुलर होंगी, तो उस वक्त फिर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने जो चीज़ माजी में कई दफ़ा देखी वो दोबारा हम होते देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल में आपको पता है कि लैंडस्केप में काफ़ी तब्दीलियां आ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें दोबारा कोई अदम एतमाद आ सकता है। एक रियासत जो है वो एक
अभी जो है एक नजरिए से, एक एंगल से देख रही है, फिर शायद वो एंगल देखने का बदल जाए। सो यहाँ पर तो एक जो सबसे मजेदार बात नोट करने वाली होगी वो ये है कि जो पार्टीज भी इस वक्त PMLN को ज्वाइन करेंगी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्या जिस तरह से सब पैनलिस्ट कह रहे थे कि क्या वो बदले में क्या लेंगी, वजारतें लेंगी या अनकंडीशनल सपोर्ट पे कर देंगी कि अच्छा जी हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन हम कोई वजारत नहीं लेते क्योंकि अगले 2 साल में जो कुछ होना है उसका मलबा हमारे पे ना आए। सो ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत इस सारी गेम को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। सही, लेकिन अहमद चिनाई साहब, अनकंडीशनल सपोर्ट तो 16 महीने में किसी ने नहीं की, और उस वक्त भी वजारतों में ये लोग कहते रहे कि बड़ा मुश्किल होता है सबको राज़ी करना, और उस वक्त भी 16 महीनों में 34 वज़रा, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की फ़ौज हो गई थी। तो अब अनकंडीशनल को सपोर्ट करेगा मुस्लिम यूनियन को? देखिए, बात यही है कि सियासी तौर पे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, वही पार्टियों का जो है वो मैं समझता हूँ फोकस होगा, और उसमें ज़ाहिर वो जीत कर आए हैं, जहाँ से भी जीत कर आए हैं वहाँ उन्होंने अपने वोटर्स को भी सेटिस्फाई करना है, वहाँ पर अपने इलाके के लिए काम भी करना है, और जब तक कोई वजारत नहीं होगी, जब तक कोई अहम पोजीशन नहीं होगी, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अनकंडीशनल सपोर्ट से मुराद यही होती है कि जी ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपके फैसलों की तौसीक करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने अपने एजेंडाज होंगे जिसको लेकर आएंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि 16 महीने की इस PDM गवर्नमेंट में मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी ऐसी नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हुई कि जहां 7 पार्टियां एक साथ जमा हों और 16 महीने तक जो है वो इकट्ठी चली हों। माना कि इनकी मजबूरी भी थी, माना कि इनको सबको ये पता था कि 16 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है, लेकिन 16 महीने तक साथ चलना जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि तमाम फैसलों की तौसीक हुई है, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जिसकी तौसीक ना हो पाई हो या पेंडिंग में रह गया हो। इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर 16 महीनों का अच्छा तजुर्बा है तो फिर अगले 5 साल भी बन सकता है ये तजुर्बा। देखिए, बिल्कुल बनना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सक्सेस का हल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट ही है। नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो बेहद ज़रूरी है पाकिस्तान की बका के लिए, और उसमें एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी होता है। फिर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है उसकी भी ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी तो हमारा जमहूरी अमल सही तरीके से गुजरेगा, और जो हुक्मरान पार्टी होगी वो चेक एंड बैलेंस में भी रहेगी। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।